हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूग्रोन। मेरा नाम है सोनिया सुराना। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, विच इज ब्रिक्स बीज एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन। सेकेंड विल बी योर बिगनिंग। बिगनिंग में हम बेसिकली कल्चर के बारे में जानेंगे। थर्ड, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ता है उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। मोहनजोदारो मूवी देखी होगी आपने ज़रूर, लेकिन हम यहाँ पे उसका प्लान अर्बन स्ट्रक्चर, प्लान अर्बन सेंटर के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ मोर और लेस बेसिकली कि किस तरह के घर हुआ करते थे या किस तरह की स्ट्रक्चर था जहाँ पे लोग रह रहे थे। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक अपर मिडिल और एक लोअर मिडिल को क्लासिफाई कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। की कुछ लोग वेल्दी हुआ करते थे, कुछ पुअर हुआ करते थे, या किनके पास ज़्यादा वेल्थ थी कंपेरेटिवली टू अनदर पर्सन, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ एड्यूग्रोन, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। आप इस वीडियो के साथ दूसरी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप एक पिक्चर देख सकते हैं। अब इस सिविलाइजेशन से, इस साइट से सील मिली। सील को हम हिंदी में मोहर बोलते हैं। तो ये जो सील मिली थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सील पे एक एनिमल मोटिव बना है। मोस्टली जो सील्स मिली हैं उन पे एनिमल मोटिव्स बने हैं, दैट मीन्स कि एनिमल फिगर बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि कुछ लिखा गया है। ये जो लिखावट है या ये जो लिखा गया है, ये अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। इट इज स्टिल येट नॉट डिसाइफर्ड, मतलब अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए आर्कियोलॉजिस्ट कि ये क्या लिखा गया था या क्या लिखने की कोशिश की गई थी। ये जो स्टील है ये एक स्टोन की बनती है, जिस स्टोन का नाम है स्टीटाइट। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। अब हम आगे देखते हैं। ये चीज़ तो हमें यहाँ तक समझ आ गई, बट और कैसे हम पता लगा सकते हैं हड़प्पन लोगों के बारे में। तो उप्स, यहाँ पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ही मिल गए हैं, तो अब हम इन्हीं से जान लेते हैं। एक्सक्यूज मी, उप्स, ये तो आगे चले गए, बट ये अपने पीछे अपना घर, और वी कैन से सेटलमेंट्स, अपने ऑर्नामेंट्स, अपने पॉट्स, टूल्स एंड सील्स, ये सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये किस तरह के घरों में रहा करते थे। इनके घर देख के, किस तरह की ज्वेलरी पहना करते थे, इनकी ज्वेलरी और इनके ऑर्नामेंट्स देख के, किस तरह का पॉट यूज़ करते थे टू स्टोर द ग्रेन और टू कुक द फूड। उनके टूल्स से हम बता सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस में था उस टाइम पे। साथ ही साथ सील से हम बता सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ ट्रेड चल रहा था। नाउ कमिंग टू टर्म, प्लेस, टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने पॉट्स, उन्होंने इक्विपमेंट्स, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ढूंढा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा, और उन्होंने उसको कल्चर रेफरेंस या कल्चर टर्म दिया उस चीज़ को। अब कल्चर एक ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कल्चर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, मतलब डिफरेंसेस इन स्टाइल आप बोल सकते हैं, दैट यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्चर वो सारे ऑब्जेक्ट हैं जो एक ही समय पे एक ही जगह से मिलते हैं। दैट कुड बी एनीथिंग, पॉट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, बट वो एक ही टाइम पीरियड पे मिलेगा और एक ही जगह से मिलेगा, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलेंगे कल्चर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सील्स के बारे में हमने देखा, हमने यहाँ पे टूल्स देखे हैं, अलग अलग बीट्स देखी, हमने यहाँ पे वेट्स देखे हैं, साथ ही साथ हमने बेक्ड ब्रिक्स देखी। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं डिफरेंट कल्चर से, जो अब हम हड़प्पन साइट्स की स्टडी करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो अभी हमने देखे, सील्स, टूल, वेट्स, बीट्स, बेक्ड ब्रिक्स या ब्रिक्स विच वर फाउंड ओवर देयर, तो इन सारे ऑब्जेक्ट से पता चलता है कि क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पे वेट्स का यूज़ था, वेट्स मिले हैं वहाँ से, दैट मीन्स कि कोई ना कोई तरह का ट्रेड हुआ हो रहा होगा उस टाइम पीरियड पे, तभी तो वहाँ से वेट्स मिले। अब ये कहाँ कहाँ से पाए गए हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, और गुजरात।
अब हम हड़प्पन फेज को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है आपका अर्ली हड़प्पन फेज विच इज फ्रॉम 3300 BCE टू 2600 BCE। सेकेंड इज योर मैच्योर हड़प्पन 2600 BCE से 1900 BCE तक लाई करता है। एंड लेट हड़प्पन जो है वो 1900 BCE से 1300 BCE तक लाई करता है। जब कभी भी मैं बात करूंगी या जब कभी नॉर्मली भी कोई बात करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, दैट मीन्स कि वो मैच्योर सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। दैट मीन्स वो 2600 BCE से 1900 BCE तक के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। नाउ कमिंग टू बिगनिंग, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक। तो अब हम इसको कवर करते हैं। जब आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया, वो लोग बैठे एक दिन साथ में मिलके और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो उन्होंने जब स्टडी किए, अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टडी किए, सेटलमेंट्स उन्होंने स्टडी किया, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो अर्ली हड़प्पन पीरियड था और जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था, उन दोनों के बीच में टाइम फ्रेम है या एक टाइम गैप है, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पॉट्स को स्टडी किया तो पॉट्स में थोड़ा डिफरेंस था एज कम्पेयर टू दी पॉट्स विच आर फाउंड इन मैच्योर हड़प्पन पीरियड। या सेटलमेंट्स की बात करें तो जो अर्ली हड़प्पन पीरियड था, उस टाइम पे जो सेटलमेंट्स थे वो कंपेरेटिवली छोटे थे एज कम्पेयर टू मैच्योर हड़प्पन पीरियड। तो ये बेसिक डिफरेंस पाया गया बिटवीन द अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन। पर एक चीज कॉमन थी, जब आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी यहाँ पे। वो क्या चीज थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्ली फेज में देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैच्योर फेज में देखेंगे, तो आप जो सेटलमेंट्स पाएंगे, सेटलमेंट्स मतलब जहाँ पे वो लोगों ने घर बसाया या जहाँ पे उन्होंने रुकने की कोशिश की, तो जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट सेम लोकेशंस पे वो लोग रुके थे। लाइक कोट डिजी दोनों जगह कॉमन है, आप इस मैप में भी देख सकते हैं। कोट डिजी कल्चर वॉज over early phase also and it was provided there in mature phase also, it was here also. Then Harappa, that was a place जहाँ पे लोग early phase में भी रहे हैं और mature phase में भी रहे हैं। ऐसे करके काफ़ी सारी जगह है जो दोनों उसमें common है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है बिकॉज ऑफ सेटलमेंट्स, दीज सेटलमेंट्स वर देयर बिकॉज ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स या वाटर के कारण ये सेटलमेंट्स उधर पे हुए हैं। देन आर्कोलॉजिस्ट जो थे, अब जब उन्होंने खोज करने वो बैठे तो उन्होंने पता लगाया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे या जो हड़प्पन टाइम पीरियड के लोग थे, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाते थे और वो मीट भी खाते थे। ठीक है, इन सब के पता लगे हैं। साथ ही साथ उन्हें पता लगा कि जो उनका मेजर स्टेपल डाइट था वो फिश हुआ करती थी। चैरेट ग्रेन्स, सीड्स, इन सब की स्टडी की है आर्कियोबॉटनिस्ट ने। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, लोग बैठ के सीड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग पता लगाते हैं कि कौन कौन से ग्रेन्स उस टाइम पे यूज हुआ करते थे। ग्रेन्स जो हमें साइड से मिले हैं वो है व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सीसम, मिलेट। आपको ये ग्रेन्स के नाम पता होने चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 ग्रेन्स के नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स एज वेल। अब ये तो ग्रेन्स की बात हो गई, ये तो व्हीट की बात हो गई, ठीक है, ये फूड ग्रेन्स की बात हो गई। बट साथ ही साथ वहाँ पे बोन्स भी मिली। जब आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी करना चालू किया तो उनको कुछ बोन्स भी मिली है हड़प्पन साइड से। ये कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। डोमेस्टिकेटेड जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम डोमेस्टिकेटेड या टेम्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। उनमें जिनकी बोन्स मिली है वो है कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। देन उनको वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली है। वाइल्ड एनिमल्स में आपका आता है बोर, डेयर, घड़ियाल। बोन्स फिश और फोल की भी बोन्स यहाँ पे पाई है साइड्स में। अब हम बात करते हैं आर्कोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज की। अभी तो भाई अगर अनाज उगाना है तो किसान जाते हैं, बीज बोते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर जाके एक टाइम पीरियड बाद आपको अनाज मिल जाता है। बट क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? डू यू थिंक दैट दिस वाज द सेम सिनेरियो प्रीवियसली? अगर आप देखेंगे तो ये स्टिल एक क्वेश्चन है जो अभी तक आर्कोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। ग्रेन्स मिले हैं अलग अलग साइड से, बट क्या तरीका था, किस तरह से अनाज उगाए जा रहे थे, उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। बट स्टिल आर्कोलॉजिस्ट जो है वो एक्स्ट्रापोलेट या वो अज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे सेम मेथड फॉलो किए जा रहे हों। क्यों? क्योंकि उधर पे ऑक्स और बुल का सिंबल या एक तरह से आप बोल सकते हैं सील पे फिगर मिले हैं या डिफरेंट मार्क्स मिले हैं, जिससे पता लगता है कि इन एनिमल्स का यूज किया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए। अब
कुछ कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने की है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अपने कॉपीज में. चोलास्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में प्रेजेंट है और बनावली जो हरियाणा में है, यहाँ से पाया गया है टेराकोटल मॉडल ऑफ प्लग. सेकेंड, कालीबंगान. कालीबंगान अभी राजस्थान में है, यहाँ से प्लगेट फील्ड पाई गई है, जिसकी वजह से एक हम अजम्पशन ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में था. शोटुगी जो अफगानिस्तान में है, यहाँ पे इरिगेशन या कैनल के बारे में थोड़ा बहुत इनके साइड से आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि इधर पे पानी को होल्ड करने के लिए कैनल्स बनाए गए थे. देन धोलावीरा जो राइट नाउ विच इज़ इन गुजरात, यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं. आप इन पिक्चर्स में देख के थोड़ा बहुत अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से लैंड हुआ करती थी या किस तरह से सेटलमेंट्स थे उस टाइम पीरियड पे. मोहनजोदारो, तो यहाँ पे हमको ऋतिक रोशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें किसी और चीज़ को देखना है. तो जब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, तो इधर पे आप देखेंगे कि मोहनजोदारो जो सेटलमेंट था वो एक अलग ही साइट थी. इवन तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की थी वो हड़प्पा थी, बट मोहनजोदारो भी एक इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट साइट है जिसकी स्टडी की गई है आर्कियोलॉजिस्ट ने. तो अगर अपन मोहनजोदारो के बारे में बात करते हैं, प्लान अर्बन सेंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोहनजोदारो की प्लानिंग है या यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, ये दो तरह से डिवाइड होते हैं. पहला जो सेटलमेंट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है और दूसरा जो सेटलमेंट है वो थोड़ा नीचे की तरफ है. अपर सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज सिटाडेल, लेकिन ये साइज में छोटा है. लोअर सेटलमेंट को हम लोअर टाउन भी बोलते हैं, बट ये साइज में लार्जर है. तो इस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट्स डिवाइडेड है. साथ ही साथ ब्रिक्स का यूज़ किया गया था एक सेटलमेंट को ऊपर बनाने के लिए और दूसरे सेटलमेंट को नीचे की तरफ बनाने के लिए. तो इस तरह से उनकी प्लानिंग की थी. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं पता चला कि मे बी ये प्लानिंग पहले की जाती थी. लाइक एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसका प्लान किया जाता था, प्लान बनाया जाता था और उसके बाद ही इन सेटलमेंट्स को डिज़ाइन किया गया लोगों के रहने के लिए. लेइंग आउट ड्रेन्स, अगर आप देखेंगे मोहनजोदारो के प्लानिंग को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था. ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीट पे, हर एक रोड पे आपको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न था. ग्रिड पैटर्न यूज करते थे और वो एक राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होता था एक दूसरे से. देन टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्ट, डोमेस्टिक आर्किटेक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे. तो जो लोअर टाउन है मोहनजोदारो में, वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने मिलेगी. लाइक आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोग रहा करते थे और उधर एक कोर्टयार्ड रहता है. जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो घर में एक हॉल रहता है या एक बड़ा सा आंगन रहता है एंड बाकी सारे जो रूम्स हैं वो उसी आंगन से या उसी हॉल से, उस पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह कनेक्टेड रहता है. तो सेम यहाँ पे भी देखने मिला. लोअर टाउन में मोहनजोदारो में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का एक स्ट्रक्चर देखने मिला. जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड में मोस्टली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही थी? कुकिंग, वीविंग. इस तरह का प्रिडिक्ट किया गया है कि कुकिंग वीविंग एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म इनसाइड और विद इन दी कोर्टयार्ड. फिर अगर हम एक और फैक्ट देखें तो आपको एक और चीज़ यहाँ देखने मिलेगी कि प्रिवेसी को बड़ा ध्यान दिया गया है. भैया स्पेस तो सबको चाहिए अपनी अपनी. तो यहाँ पे जो उनके स्ट्रक्चर थे, उनके जो सेटलमेंट्स थे, उधर पे प्रिवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया. कैसे? क्योंकि वहाँ एक भी विंडो नहीं थी. जो जो पर्टिकुलर आपके रूम्स थे उधर पे ऐसी कोई भी विंडो नहीं बनाई गई ताकि इंसान की प्रिवेसी को हैम्पर हो. तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है. अलॉन्ग विद दैट जो डायरेक्ट एंट्रेंस था घर से, जो हम अंदर की तरफ आते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन था कि कोई भी इंसान डायरेक्टली घर के अंदर ना देख सके. तो इस तरह से उसका एंट्रेंस और कोर्टयार्ड का इंटीरियर बनाया गया था. हर एक घर में खुद के बाथरूम हुआ करते थे which were made of paved bricks. along with that drains हुआ करते थे जो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड हुआ करते थे. तो ये एक काफ़ी अच्छा या आप बोल सकते हैं एक प्लान तरीका था घर बनाने का जो उस टाइम के लोग बना रहे थे. कुछ कुछ हाउस में सेकंड स्टोर्स या रूफ भी हुआ करती थी जिसके लिए स्टेयरकेस भी देखे. आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टेयरकेसेस भी ढूंढे हैं, इस तरह के घर भी ढूंढे हैं. काफ़ी सारे घरों में वेल हुआ करता था पानी के लिए और मोस्टली आप देखेंगे कि एक बाहर पानी के लिए सोर्स रहा करता था ताकि अगर कोई पासिस बाय, किसी को भाई प्यास लग रही है चलते फिरते, तो वहाँ से पानी ले सके. तो ऑलमोस्ट स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ वेल इन मोहनजोदारो वर अबाउट 700. इतने कुछ वेल्स उन्होंने एस्टिमेट पता लगाए हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सिटाडेल.
ये तो आपको एक मूवी का सीन दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ये जो साइड वाला पिक्चर है ये कम्प्लीटली मूवी का सीन है, मूवी का एक पर्टिकुलर पिक्चर है। सेम पिक्चर जो है ये हमें साइड से मिला। जब हम मोहनजोदारो की बात करते तो वहाँ पे वेयर हाउस और ग्रेट बाथ इनका बहुत ही बढ़िया रोल था। वेयर हाउस की बात करते हैं, वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस वो ऐसी जगह या ऐसा स्टोर रूम है जहाँ पे आप अपना चीज़ों को स्टोर करके रखते हो, है ना, या ग्रेन स्टोर करके रखते हो। तो वो सारी चीज़ें जहाँ हम स्टोर करते हैं उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। ग्रेट बाथ एक ऐसा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें पानी रहता है और वो 4 साइडेड रहता है ना, लाइक 4 साइडेड उसके लिए आने जाने के लिए जगह रहती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह का ग्रेट बाथ बनाया गया था। और लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ग्रेट बाथ शायद इसलिए बने थे क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल हो या कोई इंपॉर्टेंट रिचुअल हो तो उसको परफॉर्म किया जा सके। नाउ वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, has led scholar to suggest it was meant for some kind of special ritual bath. ठीक है, अगर कोई भी special ritual bath होती थी तो उसके लिए they were using the great bath. Now coming to the next topic which is tracking social differences. ब्यूरल्स। अगर अब एक क्वेश्चन उठ रहा है एक बच्चे के माइंड में कि व्हाट स्ट्रैटेजीज आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो कैसे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो लोगों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है, लाइक उनके सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएट है क्या, फाइनेंशियली एक इंसान स्ट्रांग है दूसरा इंसान स्ट्रांग नहीं है, क्या ऐसे भी डिफरेंसेस पता लगाए जा सकते थे? तो इसका आंसर है येस। बाय स्टडिंग द ब्यूरल्स ऑफ द पीपल एंड बाय स्टडिंग द आर्टिफैक्ट्स आप ये आसानी से यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनके कल्चर या उनके उस पर्टिकुलर कल्चर में लोगों के बीच में डिफरेंस हुआ करता था। नाउ कमिंग टू द ब्यूरल्स। अगर हम ब्यूरल्स की बात करें, जैसे हाँ अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो पिरामिड होता है, यू माइट हैव सीन पिरामिड ओवर देयर। सेम अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम पीरियड में भी जो ब्यूरल्स पाए गए हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो कुछ ब्यूरल्स जो थे वो डेड लोगों के, उनमें आप एक तरह से रॉयल्टी देख सकते हैं, आप बता सकते हैं इसको देखते से कि ओके फाइन ये जो ब्यूरल है ये किसी रिच इंसान का है एज कम्पेयर टू जब आप दूसरा ब्यूरल स्टडी करेंगे। अब वो कैसे पता चलता है, उसमें से एक इंस्टेंस हमको यहाँ दे के रखा है कि ब्यूरल पिट्स वर मेड इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स के ब्रिक्स का यूज करके उन्होंने लाइन अप कर दिया था उस स्पेस को। बट देर आर सर्टन मोर फैक्टर्स जिसकी आप स्टडी करके बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता था। अब अगर आप कुछ ग्रेव्स को स्टडी करेंगे तो आपको उसमें ऑर्नामेंट्स और पॉटरी भी मिलेंगे। भाई ऐसा कौन करता है कि इंसान मर गया और आपने उसके साथ उसकी ज्वेलरी भी रख दी? यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट उस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ करता था। तो व्हाट हैपेंड, पीपल हैव केप्ट द पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स ओवर देयर। उनको ऐसा लगता था कि एक बार ये इंसान मर जाएगा तो ये अपनी नेक्स्ट लाइफ में उस ज्वेलरी का यूज कर सकता है, उस ऑर्नामेंट का यूज कर सकता है। मेन और वुमेन दोनों के ही ब्यूरल्स में ज्वेलरी पाई गई है। एक जो एक्सकवेशन था हड़प्पा में जो पाया गया था 1980s के टाइम में, तो उसमें एक ऑर्नामेंट मिला जो क्या कंसिस्ट कर रहा था, उसमें ऑर्नामेंट मिले कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, जैस्पर। जैस्पर एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, बीड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल मेंबर। तो उधर से आप बोल सकते हो कि दैट पर्टिकुलर ब्यूरल वॉज ऑफ अ रिच पर्सन। In some instances, the dead were buried with a copper mirrors। मतलब मिरर के साथ भी लोगों को बरी किया गया, मिरर के साथ भी लोगों को दफनाया गया। But on a whole, it appears that the Harappan did not believe in burying precious thing with the dead। मतलब कुछ अमाउंट तक प्रेशियस चीज़ें वो लोग दे देते थे, बट बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ प्रेशियस है तो वो बरी या वो डेड इंसान के साथ उसको नहीं दफनाते थे। नाउ अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कोई चीज़ लग्जरी है या कोई चीज़ यूटिलिटी है? अगर मैं एक ब्रेड का पैकेट लेने जा रही हूँ, है ना, ब्रेड का पैकेट लेने जा रही हूँ, वो 12 रुपीज़ का आ रहा है और जो मार्केट में ऑलमोस्ट सब लोगों की इनकम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ है। तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेड होगी ये आप उसको यूटिलिटी में काउंट कर सकते हैं कि नॉर्मल डेली कंजम्पशन की चीज़ है। और इफ़ वी टेक सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो डेली कंजम्पशन की चीज़ है, वो एक यूटिलिटी है। बट अगर वहीं मैं आपसे बात करूं आईफोन की, मैकबुक की, तो वो काय में आता है, वो आ जाता है लग्जरी में।
तो सेम चीज़ उन्होंने वहाँ पे भी देखी, उन्होंने क्लासिफाई की कि कुछ कुछ जो ऑर्नामेंट्स थे या कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे या कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो ऑर्डिनरी मटेरियल में आते थे और कुछ कुछ जो थे वो लग्जरी में आते थे। वहीं हम बात करते हैं ऑर्डिनरी मटेरियल्स की, जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया, अलॉन्ग विद दैट अब इनसे जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं लाइक क्विन, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर इज योर स्क्रबर, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स दे वर फाउंड फ्रॉम थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, हर जगह से ये चीज़ मिली है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हर जगह से मिल रहा है वो एक ऑर्डिनरी चीज़ है। भाई नमक मेरे घर से भी मिल जाएगा, आपके घर से भी मिल जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो एक ऑर्डिनरी चीज़ है, हर एक इंसान रखता है। बट वहीं अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी वो कॉमोडिटी जो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेसेस से ही मिले, जो हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों या कुछ ही जगहों में होता है। तो ऑब्जेक्ट्स विद लग्जरी इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, तो उसको हम लग्जरी की कैटेगरी में ले लेते हैं। लाइक पॉट्स जो फैंस के बनते थे, लाइक सैंड या सिलिका मिक्सड विद अ कलर एंड अ गम, उसको फायर किया जाता है फिर जाके पॉट बनाए जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो पॉट थे वो लग्जरी कैटेगरी में आते थे। नाउ इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, आप जब इन आर्टिफैक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उनको प्रॉपरली समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो रेयर है, या कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो दे आर वेरी मच वैल्यूएबल, दे आर वेरी मच लग्जरी, दे आर काउंटेड इनटू लग्जरी। बट देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड इन थ्रू आउट द सेटलमेंट इन अ लार्जर एरिया, तो वो यूटिलिटी में आ जाते हैं। बेसिकली जो लार्जर सेटलमेंट को लोगों ने जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि मोहनजोदारो और हड़प्पा ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे रेयर ऑब्जेक्ट्स भी मिले, ठीक है, वहाँ पे रेयर या प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स भी मिले। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियांस परहैप्स यूज एज परफ्यूम बॉटल, लाइक परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज किया जाता था, वो सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा से ही मिला, ना कि किसी छोटी सेटलमेंट से मिला। लाइक कालीबंगान वॉज अ स्मॉलर सेटलमेंट, तो उधर से ये चीज़ें नहीं मिली है, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा से ही मिली है। वैसे ही गोल्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा रेयर या प्रेशियस मेटल था, और जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी मिली है आप अगर स्टडी करोगे, अगर आप देखोगे, तो वो सारी की सारी हड़प्पन साइड से मिली है, ना कि वो किसी दूसरी साइड से मिली है। तो ये भी चीज़ पता लगाई गई कि अगर कुछ चीज़ कम क्वांटिटी में मिल रही है, सेटलमेंट अगर आप स्टडी करके बहुत कम घरों से वो चीज़ पा सकते हो, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, प्रेशियस है। वहीं अगर वो हर एक घर में अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि वो जो कॉमोडिटी है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूटिलिटी है, वो हर जगह ही मिलेगी। Now this is all for today. We'll see you in the next video lecture with the upcoming topics. I hope आपको ये particular topics clear होंगे. Thank you. Have a good day.